press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello, welcome to Finish Educare. Welcome to the second part of the chapter, Exogenetic movements. So in the first part, we have studied about different kind of weathering. We have studied about biological weathering, chemical weathering, mechanical weathering. So I hope you must have understood the first part. So we have also seen the different factors that are helping in mechanical weathering. Like we have seen how temperature is helping in mechanical weathering, then how frost, how crystal growth, release of pressure. We will study release of pressure now and water now. We have seen in the first part, we have seen how temperature is acting as a temperature is helping in mechanical weathering. We have seen in the areas where temperature is high. So where the temperature is high, then there which kind of weathering occurs. So we have seen here where the temperature is high. When the temperature is high, the climate is dry. जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ क्लाइमेट ड्राई होता है, तो वहाँ मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा होता है. लेकिन जहाँ टेम्परेचर ह्यूमिड होता है, मतलब क्लाइमेट ह्यूमिड होता है, वहाँ बायोलॉजिकल वेदरिंग ज़्यादा होता है. ये हमने सॉरी केमिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग नहीं, केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होता है. मतलब जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा होगा. जहाँ टेम्परेचर ह्यूमिड है, मतलब कम है, मीडियम है, वहाँ केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होता है. बायोलॉजिकल वेदरिंग किसके वजह से होता है? बायोलॉजिकल वेदरिंग प्लांट्स के वजह से होता है, एनिमल्स के वजह से होता है, या इंसेक्ट्स के वजह से होता है. यहाँ हमें दिख रहा है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था. सेकेंड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलीज ऑफ प्रेशर. सो बेसिकली कोई भी रॉक होता है, तो रॉक में क्या होता है, बाहर सपोज एक रॉक है, उसमें बाहर का जो लेयर है रॉक का बहुत सारे लेयर्स होते हैं. हमने देखा था, ये मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ऑनियन को अगर आप कट करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे लेयर्स दिखेंगे. वैसे ही रॉक के अंदर लेयर्स होते हैं. सो बाहर का जो लेयर होता है रॉक का, सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रॉक दैट इज एक्सपोज टू सनलाइट और दैट इज एक्सपोज टू वाटर, रेनफॉल, वो बाहर का जो लेयर होता है वो एक्सपोज होता है. सो अंदर का जो लेयर होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है. अंदर बाहर का जो लेयर है वो टेम्परेचर अगर बाहर ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा हॉट होगा. तो बाहर का जो लेयर है वो क्या करता है, अंदर के लेयर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है. मतलब सपोज रॉक प्रेस हो गया, या रॉक वहाँ कुछ चेंजेस हो गए, बाहर बाहर का जो लेयर है वो क्या करेगा, अंदर के लेयर को प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मतलब प्रेशराइज करेगा. और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, क्लाइमेटिक चेंजेस होने के बाद प्रेशर रिलीज हो जाएगा. मतलब क्या होगा, बाहर अंदर के जो पार्टिकल्स दब गए थे वो रिलीज हो जाएंगे. ऐसे हमेशा कॉन्ट्रैक्शन होते जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलीज होगा. तो ये इसके वजह से क्या होगा, प्रेशर का दिस इज रिलीज ऑफ प्रेशर. सो इट इज़ नॉट दैट टेंशन इज क्रिएटेड इन द रॉक्स ओनली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. कि हमने देखा था कि टेम्परेचर जैसे हॉट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रॉक का जो आउटर लेयर है वो ज़्यादा हॉट होगा. तो ज़्यादा आउटर लेयर हॉट होने की वजह से अंदर के लेयर्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा. तो सिर्फ टेम्परेचर के वजह से ऐसा होता नहीं है, रॉक खुद भी ऐसे अपने अंदर के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है. फ्रीजिंग ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइजेशन, ये हमने लास्ट पार्ट में देखा था. द आउटर लेयर ऑफ द रॉक एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर और लोअर लेयर. कि बाहर का जो रॉक का लेयर है वो अंदर के लेयर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है. मतलब सपोज हमने एक कुछ भी ऑब्जेक्ट देखा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट पकड़ा हमने और उसको मैंने जोर से प्रेस किया. प्रेस करने के बाद क्या होगा, बाहर का जो लेयर है वो अंदर के लेयर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, अंदर के जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा. और जैसे ही मैं मेरा जो फोर्स है वो रिलीज करूँगा, तो क्या होगा, अंदर के जो पार्टिकल्स दबे हुए थे वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे. मतलब क्या करेंगे, अपना जो प्रेशर है वो रिलीज करेंगे. ये हमेशा होता है कि कोई प्रेस किसी के कारण की वजह से प्रेस हो रहा है और रिलीज हो रहा है, प्रेस हो रहा है, रिलीज हो रहा है. तो ऐसे करने के बाद क्या होगा, जो पार्टिकल्स है रॉक के वो लूज हो जाएंगे. रॉक क्या होता है, बेसिकली सॉइल पार्टिकल्स एकदम पकड़े हुए रहते हैं, जकड़ के रहते हैं. ये बार बार जैसे ये प्रेशर कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, उसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स लूज होंगे. और लूज होंगे तो अल्टीमेटली रॉक कुछ सालों के बाद, कुछ साल मतलब बहुत साल, अब मैं जब भी कुछ साल बोलूँगा तो इसमें बहुत टाइम लगता है, हज़ारों सालों के बाद क्या होगा, रॉक ब्रेक हो सकता है. सो सो व्हेन द प्रेशर सीजेस टू एग्जिट मतलब क्या, प्रेशर जब भी रिलीज होगा प्रेशर नहीं रहेगा. द लोअर और द इनर लेयर गेट्स फ्रीड फ्रॉम द प्रेशर. कि अंदर का जो लेयर है वो प्रेशर से फ्री होगा. दिस इज ऑल्सो अ वेदरिंग, इसके वजह से भी वेदरिंग होता है. सो ये क्या फिनोमिना है, ये है रिलीज ऑफ प्रेशर. नाउ वी विल टॉक अबाउट वाटर. वाटर कैसे वेदरिंग में हेल्प करता है. वाटर आपको पता है, जब भी रेनफॉल होता है या जब भी रिवर फ्लो करता है तो क्या होता है, वाटर फ्लो करता है. वाटर स्लोप रहेगा लैंड में तो वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा, पानी बहेगा. वेन एवर वाटर इज फ्लोइंग,
वाटर इज कैरिंग रॉक सैंड along with it. वाटर का वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगा, if the velocity of the water is more, then what will happen? Water will carry the rock sand particles or rock particles along with it. तो वाटर क्या कर रहा है, एक जगह से सैंड पार्टिकल्स को दूसरे जगह लेके जा रहा है, जितना उसका पावर है, उसके पास फोर्स है, या उसका वेलोसिटी है, वो कैरी करेगा जितना भी उसके पास रॉक है या फिर जितना उसके पास सैंड है, सेडिमेंट्स है, सब कैरी करेगा। तो सपोज एक जगह है, वहाँ से अलग टाइप के सेडिमेंट्स थे, और वाटर ने क्या किया, कैरी करके कहीं अलग जगह पे जाके वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया। तो क्या हो गया, यहाँ के सेडिमेंट्स और वहाँ के सेडिमेंट्स मिक्स हो गए। ऐसे अलग अलग टाइप के सेडिमेंट्स मिक्स होके भी रॉक बनते हैं। आपने कहीं गांव साइड में अगर आप जाते हो, या सिटीज़ में भी दिखता है आपको, कभी कभी आपने रॉक्स देखा होगा जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रॉक मिल के, छोटे 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 पत्थर मिल के एक बड़ा रॉक बनाते हैं। हमें दिखता भी है कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर है, वो सैंड के वजह से या मड के वजह से चिपक जाते हैं एक दूसरे को। अब ये किसने किया वेदरिंग, डिपोजिशन किसने किया, ट्रांसपोर्ट किसने किया मटेरियल का, ये किया वाटर ने। मतलब वाटर ने एक जगह से मिट्टी को लेके गया और दूसरे जगह पे जाके डिपॉजिट किया, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के पत्थरों को भी इकट्ठा किया और उसका एक रॉक बन गया बड़ा। ऐसे भी टाइप के चेंजेस वाटर के वजह से होते हैं। नाउ विल टॉक इन मोर डिटेल। Some areas experience more rainfall than others. In such areas, soaking of rock water also causes weathering of some rocks like sandstone. अभी sandstone, सिंपल इसका नाम ब्रेक करो, sandstone, सैंड का स्टोन, मतलब सैंड होता है, मतलब मिट्टी होता है। मिट्टी जैसे मैंने बताया कि वाटर क्या करता है, मिट्टी को कैरी करता है। मिट्टी अलग अलग जगह से कैरी करेगा, एक जगह जाके मिट्टी डिपॉजिट करेगा। डिपॉजिट करने की वजह से क्या होता है, पानी का भी प्रेशर होता है, पानी जाके मिट्टी को दबा रहा है, एक दूसरे के ऊपर दबा रहा है, ऐसे करते करते वो रॉक बन जाता है, एक पत्थर बन जाता है, सैंडस्टोन। इतना पावरफुल नहीं होता है पत्थर, इतना ये हार्ड नहीं होता है, वीक होता है, फिर भी उसको हम स्टोन बोल सकते हैं क्योंकि वो सैंड से बना हुआ स्टोन है, सैंडस्टोन। दूसरा यहाँ दिया हुआ है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या, जैसे मैंने बताया छोटे छोटे पत्थर मिल के इकट्ठा जमा हो जाते हैं। मिट्टी होता है वो जो स्टिकी जैसे रहता है, मड रहता है, वो मड के अंदर फंस जाते हैं और बड़ा एक रॉक बन जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। These rocks are formed because of pressure on agglomeration of sand particles. Mud also makes sand particles come together. जैसे मैंने बताया ये इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे रॉक पार्टिकल, छोटे छोटे जो पत्थर है, पेबल्स है, वो एक साथ आ रहे, मड के वजह से, मिट्टी के वजह से एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं और एक बड़ा रॉक बन जाता है। सो इसमें हमको दिखता भी है कि बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों ने मिलकर रॉक बनाया हुआ है। तो एग्लोमेरेशन मतलब क्या कि कलेक्शन, कि बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर का मिल के एक बड़ा रॉक बन गया, कलेक्शन ऑफ सैंड पार्टिकल्स। मड ऑल्सो मेक्स सैंड पार्टिकल्स कम टुगेदर। मिट्टी, मड जो होता है कीचड़, उसके वजह से भी अलग अलग पत्थर चिपक जाते हैं। कीचड़ आपको पता होगा थोड़ा स्टिकी होता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जैसे छोटे छोटे पत्थर आके मिल के एक साथ आ जाएंगे, और जैसे पानी चले जाएगा वहाँ से, इवापोरेशन होगा, जैसे बारिश बंद हो जाएगा तो क्या होगा, मड सूख जाएगा और उसके अंदर जो फंसे हुए पत्थर है वो वैसे के वैसे अंदर रहेंगे और वहाँ एक पत्थर बन जाएगा, दैट इज rocks are formed. When water penetrates such rocks, the particles get loose and separate from main rock. जब क्या होता है, वाटर जब भी उसके अंदर वापस चले जाता है तो वो सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेनुलर वेदरिंग। ग्रेन्स, देखो ये ग्रेन्स आपको दिख रहा है इसमें, इसके इनके हाथ में जो दिख रहे हैं ये ग्रेन्स है। मतलब क्या हुआ है, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे जो मिट्टी थी, वो मिट्टी एक ग्रेन के जैसे बन गई। ये मिट्टी एक साथ आ गई पानी की वजह से, पानी ने ऐसा फ्लो किया उसको, उसके छोटे छोटे पेबल्स बन गए, छोटे छोटे ऐसे मिट्टी के छोटे छोटे कंकर जैसे बन गए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैनुलर वेदरिंग। ग्रेन्स बन गए, जैसे अपने ग्रेन्स होते हैं, व्हीट होता है, ज्वार होता है, वैसे छोटे छोटे मिट्टी के उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए। एकदम फाइन होता है मिट्टी, लेकिन पानी की वजह से क्या होगा, उसका कलेक्शन होके, एग्लोमेरेशन होके ऐसा छोटा छोटा उसके पार्टिकल्स बन गए, उसको ग्रेन्स के जैसे दिखते हैं, इसलिए उसको बोल रहे हैं ग्रेनुलर वेदरिंग। ये ज्वार या अपना व्हीट होता है उसके जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे। Sometimes both temperature and water are responsible for weathering. Difference in temperature causes contraction and expansion, widening the joints or cracks in the rock. ये हमने स्टार्टिंग में, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि रॉक में ऐसे क्रैक कैसे आता है, ये पूरा मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे ये रॉक के क्रैक बढ़ जाते हैं, कैसे उसमें एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपांशन होता है, और रॉक के पार्टिकल्स कैसे टूट जाते हैं, रॉक कैसे डिसइंटीग्रेट होता है। ये सब हमने देखा था, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ये सब मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। तो आपने फर्स्ट पार्ट अगर देखा नहीं हुआ तो वापस जाके देखो, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। सो अगेन वी विल कंटिन्यू।
So sometimes both temperature and water are responsible for weathering. Difference in the temperature causes contraction and expansion. कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, टेम्परेचर देखो सिंपल चीज़ है कि अगर हीट ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, वो एक्सपांड होगा, ओके। और ज़्यादा टेम्परेचर कम रहेगा, मतलब जब भी ठंडी रहेगी तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन हमेशा चलते आ रहा है, मतलब रॉक पार्टिकल है उसमें हमेशा मूवमेंट होते जा रहा है कि कभी साइज बढ़ रहा है, कभी साइज कम हो रहा है। हमें दिखने में लगता नहीं है कि रॉक का साइज बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि माइन्यूट चेंजेस होता है उसमें, तो बहुत कम चेंजेस होता है हमारे नेकेड आइज से हमें नहीं दिख पाएगा। लेकिन ये हो रहा है चेंजेस कि हमेशा उसका साइज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ऐसे करते करते क्या होता है, पार्टिकल्स लूज होते हैं। अगर उसमें क्रैक आ गया तो मैंने बताया था लास्ट टाइम, क्रैक आ गया तो उसके अंदर वाटर जमा होता है। पानी जैसे ठंडा होता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, वो और जगह चाहिए उसको, तो वो क्या करेगा, क्रैक को एक्सपांड करेगा। ये सब चीज़ें मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन द फर्स्ट पार्ट, सो प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट इफ यू हैव नॉट वॉच दैट। So water accumulates in the such wide joints and break blocks of rock separate from each other. This is called as block disintegration. This I have explained in the first part. Now we will talk about chemical weathering. Here they have given a simple experiment. Take a glass of water and put a piece of chalk in it. And on the next day, what we'll see basically जो चौक होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक छोटा सा कलेक्शन होता है। जैसे हमने यहाँ देखा था कि मैंने बताया था सैंडस्टोन कैसे होता है, सैंड का एक स्टोन बन गया, वैसे ही सिंपल चौक होता है। चौक को आप अगर पानी में डाल दोगे चौक को, तो एक दो दिन ऐसे रखोगे तो क्या होगा, पूरे जो सैंड के पार्टिकल्स है वो अलग अलग हो जाएंगे। जो एक साथ चौक बन के पत्थर जैसे हमें लग रहा था, पूरा वो सेपरेट हो जाएगा, पानी में पूरा पार्टिकल्स हमें दिखेंगे। पिंक कलर का चौक डालोगे तो पानी पिंक कलर का बन जाएगा, ग्रीन कलर का डालोगे, जो भी कलर का डालोगे वैसे चौक बन जाएगा। व्हाइट कलर का डालोगे तो व्हाइटिश दिखेगा पानी। सो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, सो ये हमने देखा था, वाटर का कलर चेंज होता है क्या, तो होता है। और स्टॉक गायब हो जाएगा। गायब हुआ मतलब क्या हो गया, आप जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो गए, डिजॉल्व नहीं होंगे, सॉरी, वो सेपरेट हो गए, एक साथ जमा हो गए थे, इसलिए वो एक छोटा सा रॉक बन गया था, चौक बन गया था। लेकिन जब भी पानी में डालोगे, पानी उसमें जैसे जाएगा तो वो सेपरेट हो जाएगी। वैसे ही टाइप का वेदरिंग यहाँ होता है, लेकिन ये ग्रेन्स बन गए छोटे छोटे, थोड़ा उसका साइज बड़ा दिख रहा है हमें, चौक पार्टिकल्स का साइज बहुत कम रहेगा। अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि आपको पता है कि जो आयन होता है वो रस्ट होता है, जंग लगता है आयन में। सो हियर दे आर टेलिंग अस टू रैप द नेल्स इन अ वेट क्लॉथ। क्लॉथ लेना है हमें, उसे वेट करना है, गीला करना है, और उसको उसके अंदर नेल्स डाल के, नेल्स मतलब कीला होता है, जो नेल्स डाल के उसे हमें नेल्स डाल के उसको बंद करके रखना है, रोल करके रखना है। सो अभी क्या होगा, तो ये जो आयन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद, वाटर के साथ क्यों रिएक्ट करेगा, वाटर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। सो wrap few iron nails in the wet cloth, open a cloth after 2 days, observe what happens and answer the following questions. there are there are stains on the cloth, stains क्यों होता है वो हम देखेंगे। which color are they, what could be the reason for the same। अभी क्या किया हमने, नेल्स है, कीला, ये जो नेल्स है वो आयन है, और आयन आपको पता है कि रस्ट होता है। कि आपके घर में अगर ग्रिल होगा, जैसे हम उसे कॉमन लैंग्वेज में जाली बोलते हैं, कि ग्रिल होता है जो हम विंडोज़ को लगाते हैं, अगर उसको आपने कलर नहीं किया, ऑयल पेंट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, उसको जंग लग जाएगा। अब ये जंग कैसे लगा, एटमॉस्फेयर के अंदर, अपने एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो आयन के साथ रिएक्ट होता है, वाटर भी रिएक्ट होता है, और रिएक्ट होने की वजह से क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है, रेडिश कलर आ जाता है। सेम यहाँ होगा, ये वेट क्लॉथ में जो नील्स है वो 2-3 दिन के बाद उसका रस्ट हो जाएगा, जंग लग जाएगा, और उसका जो कलर है, रेड कलर है, वो आपके क्लॉथ पे आ जाएगा। इसलिए हम उसे कलर करते हैं। कलर करने की वजह से क्या होता है, जो आयन जो होता है वो ढक जाता है, कलर का जो कोटिंग है वो रिएक्शन होने से बचाता है। कि आपने कभी भी देखा होगा, कलर हमें बार बार करना पड़ता है, 2-3 साल के बाद कलर करना पड़ता है, क्योंकि कलर अगर निकल गया तो वापस उसमें जंग लग जाएगा। सो दिस इज द रीज़न we are putting oil paint on the iron particle or iron objects, otherwise they will rust. Water plays an important role in the chemical weathering. Rock is the mixture of many minerals. Rock is a universal, sorry, water is a universal solvent. Universal solvent मतलब क्या, बहुत सारी चीजें वाटर में soluble है। Many things get dissolved easily in the water, so they are dissolved in the water. The solubility increases because of matter has dissolved in the water, and those materials which do not dissolve easily in the water get dissolved in such solutions. So solubility increases because matter has dissolved in water. तो water जो क्या हो गया, water के अंदर dissolve हो गया। So
and those materials which do not dissolve easily in water get dissolved in such solutions. In the areas that receive heavy rainfall, chemical weathering occurs in following ways. अभी chemical weathering कैसे होता है हम देखते हैं कि आपको पता है कि रेन वाटर ट्रेवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द ग्राउंड. जैसे आसमान से बारिश हो रही है, whenever rainfall is occurring, what will happen? The water, okay, rain water will get dissolved, sorry, will react with that एयर के अंदर जो भी अलग अलग गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो अलग अलग तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करती है. सो हम अभी देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड. द रेन वाटर travels through atmosphere before reaching the ground. Carbon dioxide in the air gets mixed with the water. In this process, dilute carbonic acid gets formed. अभी क्या हो गया, रिएक्शन हो गया वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड, उनके दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया. ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कार्बोनेशन. सो मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन गेट इजीली डिजोल्व इन सच एसिड्स. अभी कार्बोनिक एसिड बन गया कि जो पानी जब भी, जैसे रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल क्या होता है, एकदम शुद्ध पानी होता है, इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर H2O, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड उसने रिएक्शन कर दिया. तो यहाँ हमें दिख रहा है कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कार्बोनिक एसिड, कि H2O प्लस CO2 प्लस इज इक्वल टू H2CO3. ये कार्बोनिक एसिड बन गया. अभी कार्बोनिक एसिड मतलब क्या हो रहा है, एसिड मतलब क्या, बारिश में ही हमें एसिड मिल रहा है. सो दैट एसिड और दैट रेनफॉल, व्हेन दैट रेनफॉल इज फॉलिंग ऑन लाइमस्टोन, जहाँ भी लाइमस्टोन है उसके ऊपर अगर रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल में रेन के साथ क्या आ रहा है, हमें कार्बोनिक एसिड आ रहा है. दैट कार्बोनिक एसिड विल रिएक्ट विद द लाइमस्टोन, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, सम पार्टिकल्स ऑफ द लाइमस्टोन विल गेट डिजोल्व इन दैट. उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं. कि हमें पता है कि वाटर के अंदर सब चीज़ डिजोल्व होती है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती है. वो ऐसे टाइप के केमिकल के अंदर डिजोल्व होती है, जैसे कार्बोनिक एसिड जो वाटर से बना हुआ था, वाटर के साथ रिएक्शन होकर बना हुआ था, तो उसके साथ डिजोल्व हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दिस वी विल सी देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स दैट आर फॉर्म्ड. कि ये जो लाइमस्टोन है वो डिजोल्व हो गया कार्बोनिक एसिड के अंदर, तो ऐसे डिजोल्व होने की वजह से अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं, वो हम देखेंगे आगे. Some minerals in the rock get dissolved in the water. Limestone is formed due to chemical precipitation between water and alkalis. At Vadgaon Darya in Ahmednagar district, ये एक जगह है महाराष्ट्र में, वडगांव दरिया, limestone gets precipitated chemically and undergoes chemical weathering again. Similarly, because of solution, alkalis in the rock dissolve and make them brittle. ये ऐसे जो, ये आपने देखा होगा कि गूगल पे सर्च करो या मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगा, उसमें क्या होता है कि बड़े केव्स होते हैं या फिर बड़े ऐसी जगह होती है जहाँ लाइमस्टोन था, लेकिन वो वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, अलग अलग टाइप के केमिकल्स बनाते हैं, उसके साथ रिएक्शन होता है उसका, और ऐसे केव्स जैसे बन जाते हैं. और ऐसे, ये क्लियर है, मैं दूसरा फोटो दिखाऊंगा तो आपको दिखेंगे ऐसे बहुत सारे केव्स. वियतनाम में भी है वो केव्स, आपको बहुत सारे वीडियोज़ में भी दिखेंगे ऐसे कुछ केव्स, ऐसे कुछ जगह महाराष्ट्र में भी है. वन एग्जाम्पल इज वडगांव दरिया. So this is happening because of weathering, that is happening because that is occurring because of water. कि water ने अभी react किया, एटमॉस्फेयर में जो एयर था, गैस था, उसके साथ रिएक्ट किया, और वो जो केमिकल बना, कार्बोनिक एसिड इज वन एग्जाम्पल, that is getting reacting with the limestone or other kind of rocks, और उसके साथ रिएक्ट होकर अलग टाइप का हमें लैंडफॉर्म मिलता है. Oxidation. The process occurs in the rock which have iron present in them. The iron in the rock comes in contact with water and chemical reaction take place between iron and oxygen. So process occurs in the rock which have iron present in them. तो अभी क्या हो रहा है कि हमने देखा, यहाँ एग्जांपल देखा था ऑक्सीडेशन का, कि नेल्स के अंदर नेल किसका बना हुआ था, आयरन का था. So process occurs in the rock which have iron present in them. The iron in the rock comes in contact with water. So अभी हम नेल्स की बात नहीं कर रहे, हम अभी बात कर रहे हैं रॉक की. कोई कोई रॉक के अंदर आयरन कंटेंट होता है, आयरन होता है. तो आयरन क्या करेगा, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. मतलब एक रॉक है, उसके अंदर आयरन का मिनरल्स है, आयरन मिनरल है, तो वो आयरन और एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर है, सॉरी अपने सराउंडिंग जो वाटर है या फिर जो ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्शन होगा उसका. तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. द process occurs in the rock which have iron present in them. The iron in the rock comes in contact with the water and chemical reaction take place between iron and oxygen. So iron और water के अंदर जो H2O में जो ऑक्सीजन है उसके बीच में रिएक्शन होगा. That process is called as oxidation. Hence the reddish color layer forms on the rock. तो क्या होगा, एक रॉक था जिसका कुछ अलग ही कलर था, उसके अंदर आयन पार्टिकल्स थे, आयन था उसके अंदर. वो आयन और एटमॉस्फेयर के अंदर जब सराउंडिंग जो अपने यहाँ वाटर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन था, H2O में जो O था, ऑक्सीजन था, वो दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया. मतलब ऑक्सीजन
वाटर का जो ऑक्सीजन और जो रॉक के अंदर जो आयन है उनके दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया। रिएक्शन की वजह से क्या हो गया, वो जो रॉक है उसके ऊपर रेडिश कोटिंग आ गया। सो बिकॉज ऑफ दैट द स्ट्रक्चर और द फॉर्म सॉरी और स्ट्रक्चर or the appearance of the rock is changing. When you keep nails in the wet cloth, you must have noticed similar things. Similar process occurs in the rock in the areas with high rainfall. तो यहाँ ज़्यादा रेनफॉल जहाँ होता है वैसे ही उस एरियाज में ऐसे रॉक का कलर चेंज होता है। आपके गांव साइड में आपने देखा होगा रॉक का कलर चेंज हुआ, आपको दिखा होगा। ये सब रिएक्शन होता है वाटर के, रॉक के अंदर जो मिनरल्स है उसका और एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, अलग अलग टाइप के आपके यहाँ एयर है या सॉरी गैसेस है, वाटर है, वाटर के अंदर जो भी केमिकल्स है उसके साथ रिएक्शन होगा और उसका फॉर्म स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा या अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। there are many there are many other processes involved in the chemical weathering besides the above mentioned ones. Daily life example occurs mostly in the table salt in rainy season. टेबल सॉल्ट क्या होता है, रेनी सीजन में आप अगर सॉल्ट रखोगे और उसको एकदम एयर टाइट कंटेनर के अंदर बंद नहीं करोगे तो क्या होगा, उसके पत्थर पत्थर बन जाएंगे, रिएक्शन होगा। देन एप्पल स्लाइसेस, कि एप्पल को कट करके आप साइड में रख दो तो क्या होगा, एप्पल का कलर चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, एप्पल के अंदर जो मिनरल्स थे, एप्पल के अंदर जो भी कुछ केमिकल्स थे, उसने एयर के अंदर जो भी है, एयर के अंदर जो गैसेस थे उसके अंदर रिएक्शन हो गया और रिएक्शन की वजह से क्या हो गया, एप्पल का कलर चेंज हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल, केमिकल की रिएक्शन होता है। और टर्निंग ब्राउन, ये उसका एग्जाम्पल है। Now we will talk about biological weathering. We have discussed about biological weathering in the first part also. I have explained you how animals like rabbit or how insects like how ant or other creatures, like there are many animals which are living in burrow. burrow मतलब क्या करते हैं, चूहे जैसे होते हैं, वो खड्डा बना के अंदर रहते हैं ज़मीन के अंदर। जब भी वो खड्डा बनाते हैं तो क्या होता है, जो वहाँ का जो मिट्टी है या वहाँ के जो पत्थर है उनको लूज करते हैं और लूज होने के वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा टाइम वहाँ जब भी रेनफॉल होगा या जब भी बड़े जोर से हवा चलेगी तो क्या होगा, वहाँ के पार्टिकल्स वहाँ से मूव हो जाएंगे और कहीं और चले जाएंगे, उसका इरोजन हो जाएगा। सो ये किसने किया उसको लूज, ये किया किसी क्रिएचर ने, मतलब इधर एनिमल ने किया, इंसेक्ट ने किया, या फिर कभी कभी प्लांट्स भी करते हैं, तो उससे बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। Beside mechanical and chemical weathering, biological factors are also responsible for weathering of rock. Have you visited any fort? फोर्ट में आपने देखा होगा, फोर्ट क्या इंडिया में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छे अच्छे फोर्ट्स हैं, बट गवर्नमेंट और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ नॉट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू दोज फोर्ट्स। तो फोर्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं है किसी का, तो क्या होता है, फोर्ट के जो वॉल है उसके ऊपर झाड़ ऐसे उग जाते हैं। झाड़ कभी भी उगते हैं तो क्या होता है, उसके जो रूट्स है, अगर दो पत्थरों के बीच में से झाड़ आ रहा है बाहर, तो उसके जो रूट्स है, झाड़ जितना बड़ा होगा उसके रूट्स जितने बड़े होंगे, तो रूट्स को अगर जगह नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रूट्स एक्सपांड होगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो रॉक दो रॉक दो रॉक जो चिपक गए थे सीमेंट की वजह से, वो सीमेंट ब्रेक हो जाएगा और ऐसे करते करते जो फोर्ट है उसका वॉल भी कभी कभी गिर जाता है। आपने बहुत टाइम देखा होगा ये, कि किसी बिल्डिंग से भी, बहुत पुरानी बिल्डिंग होगी, वहीं वहाँ से भी आपको एक झाड़ बाहर आते हुए दिखेगा, छोटा सा झाड़ बाहर आते हुए दिखेगा। उसको अगर हमने ठीक कट नहीं किया तो क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा, जैसे उसके रूट्स बढ़ेंगे वैसे वो बिल्डिंग में क्रैक्स भी बना सकता है। ये बहुत पुराने बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा ये, या किसी ब्रिजेस के ऊपर भी देखा होगा, ये बहुत डेंजरस होता है। So, beside mechanical and chemical weathering, biological factors are also responsible for weathering of rock. Have you visited any fort? Have you seen trees growing on their minarets? उसके minarets के ऊपर trees, ये मैंने bridges का example दिया, buildings में भी होता है। You must have seen pieces of rocks getting separated because of roots of the tree. ये हमने पहले फर्स्ट पार्ट में देखा था, उसमें बुक में उसका फोटो भी है। यहाँ दूसरा भी फोटो दिया हुआ है, एक पुराना कोई टेम्पल जैसे, उसके ऊपर ये ट्री ट्री बड़ा हो गया उसमें। अब ये ट्री क्या होगा, ट्री जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसके रूट्स बड़े होंगे, उसके स्टेम्स बड़े होंगे, तो जैसे जैसे बड़ा होगा तो क्या होगा, ये रॉक के बीच में का गैप है वो बढ़ाते जाएगा, या रॉक के ऊपर बड़ा होते जाएगा, तो ये अल्टीमेटली एक ना एक दिन ये रॉक गिरने वाले हैं। So as their tree grows bigger, they create tension in the rocks and start breaking them. यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा है हमें, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। अगर हमने ये ठीक से कट नहीं किया ट्री को या उसके रूट्स को कंट्रोल नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये एक ना एक दिन ये जो पुराना स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये टूटने वाला है, ये गिरने वाला है, क्योंकि ट्री के वजह से। अभी एंट्स मेक एंट हिल्स। एंट हिल कैसे बनते हैं, वो मिट्टी के ही बनाते हैं, मतलब कहीं से तो मिट्टी लाती है, जहाँ से भी मिट्टी लाएगी वो उसको लूज करेगी, दूसरे मिट्टी के पार्टिकल्स को लूज करेगी। तो जब भी अगर हवा आती है या रेनफॉल होता है तो वहाँ के पार्टिकल्स को वो कैरी करेंगे, तो ये एक टाइप का इरोजन होता है।
This erosion is happening because of ants. This is one example of biological weathering. Rat, mice, rabbit and other worms and insects make burrows in the ground. Burrows मतलब क्या बनाते हैं, खड्डा बनाते हैं. कभी भी आपने देखा होगा रैंट एकदम बिल बना के अंदर रहता है, तो वो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है उसको, पूरी मिट्टी वहां से हटाता है, वो निकालता है. तो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है वो सॉइल को. तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, सपोज देयर इज रेनफॉल और देयर इज द विंड इज फ्लोइंग एट वेरी हाई वेलोसिटी, तो क्या करेगा, वहाँ की जो मिट्टी है उसको कैरी करेगा, और वो जो लूज हुआ इसलिए कैरी कर देगा, वहाँ से हटा देगा वहाँ से, तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा. These animals are called as burrowing animals. Because of their activity, weathering of rock occurs. Beside this, algae, moss, lichen, and other flora etc. grow on the rock. They are also help in weathering. ये आपने देखा होगा ज़्यादा करके रेनी सीजन में होता है, रॉक के ऊपर ऐसे झाड़ आ जाते हैं, तो इसके वजह से भी कभी कभी रॉक में क्रैक बन सकते हैं. तो ये आपने बहुत टाइम ये सब आपने जहाँ ऐसे एरियाज में देखा होगा जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ ऐसे टाइप के एल्गे या लिचन आपको मिलेंगे. This is also one example of biological weathering. मास मूवमेंट मतलब वास्ट वेस्टिंग. बेसिकली क्या हो रहा है, मास मूवमेंट मतलब आपने कभी भी देखा होगा लैंडस्लाइड होता है, तो क्या होता है, एक बड़ा पहाड़ है, पहाड़ का जो स्लोप होता है, उस स्लोप के यहाँ से पूरा मिट्टी नीचे गिर जाता है, पूरे पत्थर नीचे गिर जाते हैं, मतलब बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा मिट्टी, बहुत सारे पत्थर एक साथ नीचे आ रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज मास मूवमेंट. द weathered रॉक मटेरियल स्टार्ट्स मूविंग along द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी. अब ये नीचे ही क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. एक्यूमुलेट नियर द फुट हिल. फुट हिल मतलब क्या, जो माउंटेन का नीचे का जो पार्ट है, एकदम नीचे जो है फुट उसका, वहाँ तो ऊपर से नीचे फिसल के सब नीचे आ रहे हैं. फिसल रहे क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दे आर कमिंग डाउन एंड दे आर गेटिंग डिपॉजिटेड एट द फुट हिल ऑफ द माउंटेन, foothill of the or the gentle slope. This process is happening for years. The weather particle form a conical heap at the foothill. मतलब उसकी ढेर बन जाता है, उसका heap मतलब क्या, ढेर, conical heap बन जाता है उसके पहाड़ के नीचे. Conical heap at the foothills. When weathered particles move down due to gravity alone, the process is called as mass movement. मतलब ये क्या हम अपने आप से हो रहा है, ग्रेविटी के वजह से जो पहाड़ ब्रेक हो रहा है, पहाड़ के जो पूरा पहाड़ नहीं ब्रेक हो रहा है, उसके जो साइड्स के जो कुछ पत्थर है या कुछ मिट्टी है वो नीचे घसीट के नीचे सॉरी फिसल के नीचे आ रहे हैं. बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दे आर कमिंग डाउन एंड दे आर गेटिंग डिपॉजिटेड एट द फुट हिल ऑफ द माउंटेन. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. दिस इज कॉल्ड एज मास मूवमेंट. मतलब क्या, एक दो पत्थर नहीं आ रहे, बहुत सारे मिट्टी, बहुत सारे पत्थर नीचे आ रहे हैं, मास मूवमेंट हो रहा है. मास मूवमेंट ऑकर्स इन टू वेज, रैपिड ऑन स्लीपर स्लोप एंड स्लोअर ऑन जेंटल स्लोप. अभी फर्क क्या होता है जेंटल स्लोप और स्टीपर स्लोप का. जो स्लोप एकदम सीधा होता है उसको बोलते हैं स्टीपर स्लोप, वो एकदम स्टीप है. इसमें क्या होगा, यहाँ से अगर आप पत्थर डालोगे तो सीधा नीचे आएगा, तो क्योंकि उसका स्टीप एकदम स्लोप है तो सीधा नीचे गिर जाएगा. लेकिन इमेजिन करो ये स्लोप इतना सीधा नहीं था, एकदम यहाँ ऐसे स्लोप था, तो पत्थर को क्या लगेगा, आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि उससे बोलते हैं जेंटल स्लोप. कभी भी याद रखो, सीधा जो स्लोप, सीधा जो ऐसा होता है उसको बोलते हैं स्टीपर स्लोप, और एकदम ऐसा स्लाइडिंग रहेगा, एकदम सीधा नहीं रहेगा, उसे बोलते हैं जेंटल स्लोप. तो जेंटल स्लोप में क्या होगा, स्पीड कम रहेगा, और स्टीपर स्लोप में स्पीड ज़्यादा रहेगा. तो यहाँ रैपिड दिया है, रैपिड ऑन स्टीपर स्लोप एंड फ्लोअर ऑन द जेंटल स्लोप. रैपिड मास मूवमेंट, रॉक फॉल, लैंडस्लाइड्स. लैंडस्लाइड्स आपने देखा होगा, अचानक पूरा मिट्टी नीचे आ जाता है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ रैपिड मूवमेंट. एंड लैंड सब्सिडेंस ऑकर्स रैपिडली. दिस इफेक्ट्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव क्यों, सपोज वहाँ पहाड़ के साइड में किसी का घर है सपोज, या बहुत सारे लोग रहते हैं या कुछ है वहाँ, वो जैसे पहाड़ नीचे आएगा उन सबको लेके आएगा नीचे, इसके वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ भी होता है, हर साल डेथ होता है. Rockfall, landslide, and subsidence occurs rapidly. These effects are very destructive. Probably on these events in most of more in the region having humid climates and steeper slopes. जहाँ humid climate है और steeper slopes है वहाँ ये ज़्यादा होता है. A thick layer of weather material forms on the slope. When it rains in such areas, the rainwater penetrates the weathered material and their weight increases. अब ये क्यों होता है, देखो, कोई भी एक माउंटेन है, माउंटेन का जो मिट्टी है सपोज लूज हो गया, या पत्थर है वहाँ वो लूज हो गया, जब भी बारिश होता है तो बारिश का पानी वो मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, नीचे चले जाता है. तो अल्टीमेटली क्या होता है, उस जगह का जहाँ मिट्टी लूज हुआ था, पत्थर थे, उसका वेट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर आ गया उसमें, वाटर एब्जॉर्ब हो गया, वो वेट होल्ड नहीं कर पाता है, इसलिए पूरा उसको नीचे फेंक देता है, पूरा नीचे फिसल जाता है. दिस इज लैंडस्लाइड. ज़्यादा करके लैंडस्लाइड देखो, आपने देखा होगा, आप ज़्यादा करके लैंडस्लाइड रेनफॉल के टाइम होता है. उसका रीज़न ये है, अ थिक लेयर ऑफ वेदर मटेरियल
forms on the slope. When it rains in such areas, the rainwater penetrates and weathered material and their weight increases. The weathered material move very rapidly and come down the slope. Example, mudslide in Malin village. Malin is a village in Pune. पुणे में एक विलेज था, विलेज है, वहाँ ऐसे पहाड़ के स्लोप के ऊपर लोगों के घर थे। एक दिन क्या हो गया, बारिश बहुत हो रहा था रात को, पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया, पूरे पहाड़ का एक आधा हिस्सा ही नीचे आ गया, लैंडस्लाइड हो गया। और वहाँ के जो लोग थे उनके घर भी सब लैंडस्लाइड के अंदर दब गए, बहुत सारे लोगों का उसमें डेथ हो गया। So Malin village of Pune district, sometimes the weathered material do not move for downward but sink in situ. अभी क्या हो गया, मैंने क्या बोला था आपको कि सपोज ये पहाड़ है, यहाँ से पूरा मिट्टी निकल फिसल के नीचे आ रहा है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, वो जमीन धस जाता है, नीचे धस जाता है, उसके अंदर ही चले जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज इन सितु। सो इन सितु ये बेसिकली अर्थक्वेक्स के टाइम ऐसा होता है। दिस इज कॉल्ड एज स्लम्पिंग। स्लम्पिंग मतलब अंदर के अंदर जब भी धस जाता है तो उसे बोलते हैं स्लम्पिंग। दिस इज कॉल्ड एज स्लम्पिंग। सच रैपिड मास मूवमेंट में ऑकर बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। उसके अंदर ही धस गया, नीचे फिसल के नहीं आया पहाड़ के, उसके अंदर ही चला गया, धस गया। स्लोअर मास मूवमेंट इन द एरियाज विद ड्राई क्लाइमेट एंड जेंटल स्लोप, मास मूवमेंट्स ऑकर स्लोली। तो जहाँ स्लोप जेंटल है वहाँ मास मूवमेंट एकदम स्लोली होगा, मतलब सीधा नीचे पहाड़ से चालू हुआ मिट्टी गिरना सीधा नीचे नहीं आएगा, बीच में आके फंस भी सकता है, रुक भी सकता है। जहाँ स्लोप नहीं है वहाँ रुक जाएगा, स्लोप एकदम स्टीप रहेगा, सीधा रहेगा तो सीधा नीचे आ जाएगा। So, movement occurs slowly. Soil creeps in a soil creep is a common phenomena in such areas. The the periglacial मतलब क्या, जहाँ ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर्स कहाँ होते हैं, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ऐसे एरियाज में क्या होता है, देखो बेसिकली ग्लेशियर क्या होता है कि पहाड़, उसके ऊपर पूरा स्नो है या पूरा आइस है, स्नो है, ओके, तो उसके नीचे तो मिट्टी रहेगा। जब भी जब भी आइस रहेगा उसके ऊपर या स्नो रहेगा तो उसके नीचे मिट्टी रहेगा। तो स्नो जब भी मेल्ट होगा या जब भी वो वहाँ से मूव करेगा तो उसके नीचे की मिट्टी को भी कभी कभी मूव करता है। तो वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मिट्टी की मूवमेंट कर रहा है। जैसे वाटर वाटर कैसे इरोजन करता है, वाटर कैसे मूवमेंट करता है, वैसे आइस भी करता है, ग्लेशियर्स भी करता है। इसके बारे में उसके आगे वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, तभी आप और डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। ग्लेशियर्स कैसे हेल्प करता है, ओके, ग्लेशियर्स कैसे रॉक को या माउंटेन को अब ब्रेक करने का काम करता है, ये आगे के चैप्टर में है। द स्मॉल लेयर्स ऑफ सॉइल accumulate बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉइल, दिस इज कॉल्ड एज सॉलिफिकेशन। सो बेसिकली ये सब आगे दिया हुआ है कि कैसे जो ग्लेशियर्स है, सपोज ये एरिया है जहाँ ग्लेशियर था, सपोज ओके, यहाँ ग्लेशियर था, वहाँ का अगर जब भी आइस मेल्ट होगा तो क्या करेगा, आइस मेल्ट होगा तो क्या होगा, नीचे स्लोप से नीचे आ जाएगा वो। जब भी नीचे आता है तो उसके नीचे का जो मिट्टी है, उसके नीचे के जो रॉक्स है, उसको भी नीचे लेके आता है। तो ऐसे जो प्रोसेस है जिसके वजह से जो मिट्टी नीचे आ रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉलिफिकेशन। हियर वी आर सीइंग अ फोटो ऑफ रॉक फॉल। ये तो बहुत कम थोड़े से रॉक गिरे। इमेजिन करो बहुत सारा मटेरियल नीचे आ रहा है, बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारे पत्थर नीचे आ रहे हैं। ये जब रोड्स के साइड जब भी होता है, घाट रोड पे ज़्यादा होता है, ये बहुत डेंजरस है। सपोज इमेजिन करो वहाँ से कोई गाड़ी जा रही है, उसके ऊपर पूरा पत्थर गिर गया तो जो ड्राइवर है या उसके अंदर जो पैसेंजर्स है उनका डेथ भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी डेंजरस। और ऐसे लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं। अब महाराष्ट्र में तो बहुत होते हैं, अपने पता होगा आपको, सबसे ज़्यादा हिमालयाज़ में होते हैं। अभी हिमालयाज़ में क्यों होते हैं वो आपको पता लगाना है। ये देखो ये लैंडस्लाइड्स है, लेकिन ये स्टीप स्लोप है, स्लोप स्टीप है तो सीधा नीचे आ जाएगा, यहाँ का जो मिट्टी ये सब नीचे आ जाएगा। ओके, ये फोटोग्राफ्स दिया है, इतना क्लियर नहीं है, आप फोटो गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे लैंडस्लाइड्स के। ओके, देन इरोजन। इरोजन आपको पता है, सॉइल इरोजन आपने पढ़ा होगा कि एयर और विंड वाटर, ये अलग अलग एजेंट्स है जो इरोजन करते हैं। इरोजन मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक जगह से जो सॉइल है वो एयर के वजह से या विंड के वजह से, वाटर के वजह से अपना जगह चेंज कर रहा है, मूव हो रहा है और कहीं और जाके सेटल हो रहा है। So, like weathering and mass movement, erosion is also an external process. Erosion occurs through various agents. Wind, running water मतलब क्या, रिवर का वाटर जो फ्लो हो रहा है। ग्लेशियर मतलब क्या, जहाँ पहाड़ होते हैं उसके ऊपर ठंडी होने की वजह से क्या होता है, पूरा स्नो होता है, आइस होता है, स्नो होता है। सो दैट इज ग्लेशियर। सी वाटर एंड ग्राउंड वाटर की वजह से भी होता है इरोजन। ये सब डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। I hope you have understood this chapter or understood this part. If you have understood, please share the video with your friends and please subscribe for more videos. Thank you for watching.